हाय गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन के केस में वो है टू रिएक्शन थ्योरी। तो टू रिएक्शन थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के रोटर हमें पढ़ना है, एक सिलेंड्रिकल रोटर टाइप मशीन, एक सैलिएंट पोल रोटर टाइप मशीन। तो ये दो स्टेटर मैंने बना दिए। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दोनों स्टेटर है। ये स्टेटर है, ये भी स्टेटर है। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है मशीनों में कि हमने रोटर किस तरह का लगाया है। यहाँ पे मान लीजिए हमने सिलेंड्रिकल रोटर लगा दिया और यहाँ पे हमने सैलिएंट पोल रोटर लगा दिया। तो ये रोटर का डिफरेंस आ जाता है। ये रोटर है, ये रोटर है। इसे बोला जाता है सिलेंड्रिकल टाइप, इसे बोला जाता है सैलिएंट पोल टाइप। सैलिएंट पोल टाइप। तो अभी तक जो हमने पावर की इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी कौन सी? P इज इक्वल टू EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा। यहाँ पे जो आप रिएक्टेंस देख रहे हो वो एक ही है, दैट इज एक्स। ये हमने पढ़ा है सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि रोटर और स्टेटर के बीच जो भी एयर गैप है वो हमेशा कांस्टेंट है इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप मशीन। और हम जानते हैं कि जो रिलक्टेंस है वो क्या होता है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। रिएक्टेंस is inversely proportional to reluctance। तो सिलेंड्रिकल टाइप मशीन के केस में जो रोटर और स्टेटर के बीच में ये एयर गैप आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है। जितना एयर गैप एक पॉइंट पे है वो सेम एयर गैप अनदर पॉइंट पे है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अगर एयर गैप कांस्टेंट है तो रिलक्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट। अगर रिलक्टेंस कांस्टेंट है तो रिएक्टेंस दैट इज एक्स क्या होगा? कांस्टेंट। इसलिए हम जब अभी तक हमने जो पावर की इक्वेशन देखी थी EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा, वहां पे एक ही एक्स लिया था। यानी कि ये रोटर सिलेंड्रिकल रोटर कितना भी घूम जाए जो एक्स की वैल्यू है वो बदलेगी नहीं, क्योंकि रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप है वो कांस्टेंट है। बट जब हम सैलिएंट पोल मशीन की बात करते हैं तो जब रोटर घूमेगा तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पे एयर गैप मिनिमम है, इस पॉइंट पे एयर गैप क्या है? मैक्सिमम। तो एयर गैप चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर एयर गैप चेंज हो रहा है तो क्या होगा? जो रिएक्टेंस है वो चेंज होगा। या आप पहले रिलक्टेंस बोल सकते हो। रिलक्टेंस चेंज होगा क्योंकि एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, राइट? और एयर कम ज्यादा होगी तो रिलक्टेंस भी कम ज्यादा होगा। तो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है ये मैंने बताया है, फाउंडेशन कोर्स देखिए हमारा। रिलक्टेंस यानी कि वो एयर का रेजिस्टेंस जो फ्लक्स को अपोज करता है। रिलक्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। रिएक्टेंस चेंजेस क्योंकि रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। अगर रिएक्टेंस चेंज हो रहा है तो रिलक्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंस से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे दो तरह के रिएक्टेंस को स्पेसिफाई करना होगा। पहला, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको हटाते हैं, अब क्योंकि एयर गैप चेंज हो रहा है तो जो रिलक्टेंस है वो भी चेंज होगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
तो हम इसको दो एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। एक फील्ड के क्रॉस एक्सिस जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस, और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जिसे बोला जाता है क्वाड्रेचर एक्सिस। राइट, तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस, ये हमें यहां तक पता चल गया। तो रिएक्टेंस को इन द केस ऑफ सैलिएंट पोल मशीन हम दो तरह से रिजॉल्व करते हैं या दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और एक क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। इसीलिए इस थ्योरी को टू रिएक्शन थ्योरी नाम दिया गया है। पहले क्या हो रहा था, सिलेंड्रिकल टाइप मशीन में एयर गैप कांस्टेंट था, इसलिए रिएक्टेंस भी कांस्टेंट था, तो एक ही रिएक्टेंस से हमारा काम चल रहा था। बट यहाँ पे एयर गैप वेरी कर रहा है, जैसे जैसे रोटर रोटेट करेगा एयर गैप क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एयर गैप मिनिमम है, इस पॉइंट पे एयर गैप मैक्सिमम है। तो रिलक्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो रिएक्टेंस भी वेरी करेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दो रिएक्टेंस स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे, एक डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग, एक क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग। तो डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग जो रिएक्टेंस है उसे हम डी एक्सिस भी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, उसे हम एक्स ए डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस को क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस को हम एक्स ए क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ए क्यू का क्या मतलब है, आर्मेचर रिएक्टेंस अलोंग डी एक्सिस। एक्स ए क्यू का क्या मतलब है, आर्मेचर रिएक्टेंस अलोंग क्वाड्रेचर एक्सिस। करेक्ट, तो हम रिएक्टेंस को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है टू रिएक्शन थ्योरी। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टू रिएक्शन थ्योरी को टू रिएक्शन थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्टेंस को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब तक हमने तीन तरह के ड्रॉप देखे थे। वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स टिल नाउ। अब तक हमने तीन तरह के ड्रॉप देखे। पहला हमने क्या देखा था, रेजिस्टिव ड्रॉप। रेजिस्टिव ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, आई ए आर ए से। लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, ये मैं पहले बता चुका हूं, राइट, जब हम सिलेंड्रिकल रोटर पढ़ रहे थे। लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आई ए एक्स ए एल से। एक्स ए एल क्या है, लीकेज रिएक्टेंस। और तीसरा हमने देखा था आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप, तो आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए एक्स ए आर से। तो अब इस टू इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि टू रिएक्शन थ्योरी में इसी आर्मेचर रिएक्टेंस को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। दैट इज एक्स ए आर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक्स ए डी और एक्स ए क्यू। एक्स ए डी है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर और एक्स ए क्यू है आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस क्यू एक्सिस। राइट, दोनों आप बोल सकते हो। तो चलिए अब हम फेजर ड्रॉ करके देख लेते हैं, जहां से हम ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे फॉर सैलिएंट पोल अल्टरनेटर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फेजर। अल्टरनेटर के केस में हमने क्या किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को ले लिया रेफरेंस।
तो अब पता है कि अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर का जो ईएमएफ है टर्मिनल वोल्टेज से लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल डेल्टा, और आर्मेचर करंट लैग कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज बाय एंगल फाई। वीटी और आईए के बीच में फाई एंगल बनता है, दैट इज पावर फैक्टर एंगल, और ईए और वीटी के बीच में हमेशा बनता है डेल्टा, दैट इज लोड एंगल। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे शो करना पड़ेगा क्या, रिजॉल्व कंपोनेंट। तो आई ए को हम रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में। तो देखिए आई ए को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। पहला है आई डी डायरेक्ट एक्सिस, और ये हो गया आई क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस की करंट। अब देखिए यहाँ पे हम आई डी और आई क्यू हमने ये कैसे डिसाइड किया, तो चेक करिए, हमेशा जो फील्ड एमएमएफ है वो 90 डिग्री लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ईए, और जो डायरेक्ट एक्सिस है वो फील्ड एक्सिस होती है। तो डायरेक्ट एक्सिस हमने इस फील्ड एमएमएफ की एक्सिस पे ले लिया, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्वाड्रेचर एक्सिस ले लिया है। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं लीकेज, सॉरी रेजिस्टिव ड्रॉप। रेजिस्टिव ड्रॉप भी तो प्लॉट करना है। तो रेजिस्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के साथ क्या होता है, इन फेज। तो आई ए आर ए हमने फेज में बना दिया, और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप यानी कि सिंपली रिएक्टेंस ड्रॉप इस करंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हमने बना दिया आई ए एक्स ए एल लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब हमें दो रिएक्टेंस ड्रॉप और बनाने पड़ेंगे। पहला आई डी एक्स ए डी, दूसरा आई ए क्यू या आई क्यू एक्स ए क्यू। तो आई क्यू एक्स ए क्यू जो ड्रॉप है वो क्वाड्रेचर एक्सिस के क्या होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस वाली करंट के परपेंडिकुलर, करेक्ट। क्योंकि अपने खुद के करंट से जो रिएक्टिव ड्रॉप है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो डायरेक्ट एक्सिस वाली करंट देख लेते हैं पहले। तो डायरेक्ट एक्सिस करंट हमारी ये रही, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने बना दिया। कौन सा ड्रॉप, जे आई डी एक्स ए डी। फिर हमें क्वाड्रेचर एक्सिस वाला ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, दैट इज आई क्यू एक्स ए क्यू। तो आई क्यू करंट ये रही, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया जे आई डी, सॉरी आई क्यू एक्स ए क्यू, आई क्यू एक्स ए क्यू। चलिए अब यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम। कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या मिल रहा है, ई ए, करेक्ट। अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सएस। ये सिंक्रोनस के केस में, ये सिलिंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन के केस में हमने देखा था। तो यहाँ पे ई ए क्या है, हमारा रिजल्टेंट। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, ई ए इज इक्वल टू, ये वी टी सारे ड्रॉप्स इसमें आ जाएंगे, प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स ए एल यानी कि लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, प्लस जे रिएक्टेंस ड्रॉप भी हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होता है राइट। तो जे आई डी एक्स ए डी प्लस जे आई क्यू एक्स ए क्यू, और ये हमारे सारे जो ड्रॉप्स हैं वो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो आई ए है आर्मेचर करंट, इसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्वाड्रेचर एक्सिस वाली करंट और एक डायरेक्ट एक्सिस वाली करंट आई डी एंड आई क्यू। तो चलिए हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस,
अब यहाँ पे जे आई डी एक्स ए एल प्लस जे आई क्यू एक्स ए एल, हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। बाकी सारी चीजें सेम वैसे ही लिखना है। तो आई डी एक्स ए डी प्लस जे आई क्यू एक्स ए क्यू। तो आई डी वाले टर्म एक साथ कर लीजिए और आई क्यू वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई डी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्स ए एल एक्स ए डी प्लस जे आई क्यू कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्स ए एल प्लस एक्स ए क्यू। अब इसी एक्स ए एल और एक्स ए डी यानी कि लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस डायरेक्ट एक्सिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। सिमिलरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। जैसे सिलेंड्रिकल रोटर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था, आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस, इसी को तो क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो हमें ई ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी टी प्लस जे आई डी, सॉरी ये आई डी होगा, ये एक्स डी, ये एक्स क्यू होगा, एक्स डी एक्स क्यू। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जे आई डी एक्स डी प्लस जे आई क्यू एक्स क्यू प्लस आई ए आर ए। तो ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन बन गया फॉर सैलिएंट रोटर टाइप अल्टरनेटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंस को दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया हुआ है। ये है फॉर सैलिएंट पोल टाइप। सिलेंड्रिकल के लिए हमने क्या लिखा था, ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस जे आई ए एक्स एस प्लस आई ए आर ए। ये हमने देखा था सिलेंड्रिकल टाइप रोटर के लिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप रोटर के लिए, तो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिर्फ एक रिएक्टेंस यूज होता है, क्योंकि एयर गैप कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है, बट सैलिएंट पोल में रोटर जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, जो एयर गैप है वो चेंज हो रहा है, तो जो रिएक्टेंस है वो चेंज होगा। इसीलिए एक्स डी और एक्स क्यू हमने दो पार्ट में इसे रिजॉल्व किया हुआ है। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं यहाँ से। देखिए, अगर हम सिलेंड्रिकल रोटर या सैलिएंट पोल रोटर का डायग्राम बनाते हैं, तो इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, आपको याद होगा। ये था फील्ड एक्सिस यानी कि डी एक्सिस, और ये है क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट एक्सिस के अक्रॉस जो एयर गैप है वो कम है, क्वाड्रेचर एक्सिस के अक्रॉस एयर गैप क्या है, ज्यादा। करेक्ट। तो एयर गैप अक्रॉस डी एक्सिस is less as compared to quadrature axis। यानी कि एयर गैप
across d axis is less than air gap across q axis। अब मैंने आपको क्या बताया था, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर एयर गैप अक्रॉस डी एक्सिस कम है तो रिलक्टेंस across d axis is less than the reluctance across q axis। अब एक एक्सप्रेशन याद करिए, रिएक्टेंस is inversely proportional to reluctance। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंस कम होगा। तो यहाँ से रिलक्टेंस ऑफ डी एक्सिस अगर कम है तो रिएक्टेंस ऑफ डी एक्सिस क्या होगा, ज़्यादा होगा रिएक्टेंस अक्रॉस क्यू एक्सिस के। तो ये टर्म याद रखिएगा कि हमेशा क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस कम होता है, या डायरेक्ट एक्सिस का जो रिएक्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एक्स क्यू से, यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फेजर डायग्राम पे फिर से चलते हैं। यहाँ पे एंगल बन रहा है फाई, तो हमेशा याद रखिए जो फाई है वो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में बनता है। जो डेल्टा है वो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में बनता है। और एक और एंगल बनता है साई, ये हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई ए के बीच में बनता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई ए के बीच में बन रहा है साई। नाम भी इसके याद रखना है आपको। साई होता है पावर फैक्टर एंगल, डेल्टा होता है लोड एंगल, और साई की वैल्यू होती है इंटरनल, साई का नाम होता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो यहाँ से हम टेन डेल्टा और सॉरी टेन साई की वैल्यू कभी कभी आता है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम साई की वैल्यू निकालें, ये जो एंगल साई है, तो एंगल साई क्या हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस फाई, डेल्टा प्लस फाई का जो सम है वही तो है हमारा साई। तो साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई, ये याद रखिएगा फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। जो मैं बॉक्स में करके स्टार लगा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत क्वेश्चन अकेले बनता है। चलिए ये हमने देख लिया। तो टेन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। टेन साई अगर आपसे पूछे तो टेन साई की वैल्यू आप क्या बताओगे, टेन साई इज इक्वल टू वी टी साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए। यहाँ पे जो प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, लैगिंग पावर फैक्टर, जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग पावर फैक्टर। जो फेजर डायग्राम मैंने बनाया है उसी से ये टेन साई की वैल्यू आएगी। कॉस फाई अपॉन साइन फाई आप निकाल दोगे ट्राइंगल बना के तो वो आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इसे देख लीजिए। ये है फॉर जनरेटर। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर के लिए थोड़ा सा चेंजेस आएगा। टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी साइन फाई
माइनस प्लस आई ए एक्स क्यूब अपॉन वी टी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए। ये है फॉर मोटर। यहाँ पे नेगेटिव एंगल है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए और पॉजिटिव एंगल है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है जिससे एक और क्वेश्चन बनता है, तो वो हम देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन ऑफ फेजर। फेजर का अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। इससे पहले वाले फेजर डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस डायरेक्ट एक्सिस को हमने क्या, दोनों को मिला के क्या बनता है, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस क्वाड्रेचर एक्सिस, हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेचर एक्सिस एक्स क्यूब। तो पहले हम लीकेज रिएक्टेंस भी शो कर रहे थे, बट अब हम लीकेज रिएक्टेंस शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया है एक्स डी और एक्स क्यू के फॉर्म में। तो चलिए हम बना लेते हैं फेजर। फिर से देख लीजिएगा अगर फेजर आपको समझ में नहीं आया है तो। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये एंगल आपका बन जाएगा डेल्टा, आर्मेचर करंट आई ए, इनके बीच का एंगल पाई, और आई ए आर ए हमेशा अपनी करंट के साथ फेज में होता है ड्रॉप, आई डी एक्स डी, आई डी एक्स डी हमेशा अपने करंट के साथ परपेंडिकुलर यानी कि आई डी करंट के साथ, क्योंकि हमने आई डी को दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, याद करिए। ये था आई डी और ये था आई क्यू। तो आई डी जो है आई डी के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली जो ये वाला ड्रॉप है आई क्यू एक्स क्यू, ये आई क्यू के साथ परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो। और ये एंगल क्या है, साई, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ये है सिंप्लीफाइड फेजर। सिंप्लीफाइड फेजर। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आई क्यू और आई डी की वैल्यू निकाली, तो यार डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर जो फॉर्मूला है यहाँ पे टेन साई, टेन साई तो मैंने आपको बताया था कि फेजर से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। बट यहाँ पे हम आई डी और आई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई क्यू क्या है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, तो आई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, आई ए कॉस साई। सिमिलरली आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए साइन साई। और यहाँ से साई की वैल्यू क्या है, साई इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एंगल साई है, तो साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाइव। और लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टू रिएक्शन थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पावर एंगल इक्वेशन। पावर का इक्वेशन क्या होगा इन द केस ऑफ सैलिएंट पोल मशीन। जो सिलेंड्रिकल मशीन है उसमें तो हमने देख लिया था कि पावर इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा फॉर सिलेंड्रिकल। बट सैलिएंट पोल के केस में रिएक्टेंस को हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक्स डी और एक्स क्यू। तो ये पावर इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, तो वो हम कल डिराइव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।